हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए वर्धमान नगर फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में सीए फाउंडेशन वालों के लिए जो सप्लाई चैप्टर है वो पढ़ेंगे। सर इससे पहले मैंने डिमांड पढ़ाया था, अब सप्लाई पढ़ा रहा हूँ। आप बोलोगे सर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर नहीं पढ़ाओगे? वो भी पढ़ाऊंगा। पहले मैं डिमांड और सप्लाई इसलिए साथ साथ चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है और कनेक्टेड रहता है, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आती है, ईजिली समझ आता है। किसी ने पहले अगर डिमांड की वीडियो या उससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लेना चैप्टर्स की, ताकि पूरा इकोनॉमिक्स मेरे साथ साथ कवर हो जाए। ध्यान रखना, मेरे साथ साथ पढ़ो, बड़ा मजा आएगा, बहुत इजीली समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो सर लेट्स स्टार्ट। सप्लाई चैप्टर बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल। देखो ध्यान से सुनना, सप्लाई वर्ड का मतलब। अब देखो, डिमांड किसके प्रोस्पेक्ट पे होता है? बायर के प्रोस्पेक्ट में, जो गुड्स खरीदता है। जो गुड्स खरीदता है उसके प्रोस्पेक्ट में डिमांड होती है। जो गुड्स बेचता है उसके प्रोस्पेक्ट में क्या होता है? सप्लायर। एकदम सिंपल। मैंने क्या बोला? सर जो गुड्स खरीदता है वो डिमांड करता है, जो गुड्स जो गुड्स देता है या बेचता है वो क्या करता है? सप्लाई करता है। तो सप्लायर चैप्टर पूरा किससे रिलेटेड रहेगा सर? पूरा का पूरा प्रोड्यूसर से रिलेटेड। ये याद रखना, किससे रिलेटेड? प्रोड्यूसर से रिलेटेड। देखो सर, डिमांड वर्ड का मतलब हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये हम डिमांड की डेफिनेशन पढ़ के आए। सप्लाई refers to the amount of goods or services that the producer, सर डिमांड किसके हिसाब से था? कंज्यूमर। सप्लाई किसके हिसाब से? प्रोड्यूसर। आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सिंपल। सर सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा? प्रोड्यूसर। ये ध्यान रखना, नहीं तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। अब देखो सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अप्लाई टू सप्लाई। क्या देखो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? सबसे पहले देखो सर, सप्लाई रिफर्स टू व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, नॉट नेसेसरली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। नहीं सर, जितना वो मार्केट को ऑफर करना चाहते, मतलब जितनी मार्केट में क्वांटिटी वो सप्लाई करना चाहते, बिकती कितनी है उससे कोई मायने नहीं रखता। कितनी बिकी उससे कोई मायने नहीं रखता, जितना ये गुड्स देना चाहते हैं मार्केट में, दैट इज नोन एज सप्लाई। सप्लाई रिक्वायर्स बोथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई। किसकी? प्रोड्यूसर की, क्योंकि प्रोड्यूसर ही तो हो गया ना, जो विलिंग होना चाहिए, हाँ भाई चलो मैं मार्केट में सप्लाई करूंगा। और एबिलिटी मतलब सर उसका प्रोडक्शन यूनिट भी तो उतना होना चाहिए सर, तब तो वो सप्लाई कर पाएगा। अगला देखो सर, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। सर याद करो, अपन डिमांड भी पढ़ के आते हैं, एक फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि सर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको काउंट कर सकते हैं। मतलब साल के एंड में हम ये पता कर सकते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर दी। साल के बीच में हमें ये नहीं पता चलता कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई करें। आया समझ? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है सर, फ्लो कंसेप्ट। उसके बाद देखो सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सर डिटर्मिनेंट्स वर्ड का मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है सर? क्या डिमांड में भी हम ये चीज पढ़े? यस सर। पहला देखो सर, प्राइस ऑफ द गुड्स। अब एकदम सिंपल है सर, डिमांड में क्या होता था, ध्यान देना सर, कई लोग नहीं तो कंफ्यूज होते हैं। डिमांड में हम बोलते थे, देखो ध्यान दो इधर, डिमांड में हम बोलते थे अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड में अपन यही बोलते थे। सर सप्लाई में अपन ये बोलते हैं अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई क्यों बढ़ेगी सर? एकदम सिंपल सी बात है सर, एकदम सिंपल। जब भी कोई गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो जो प्रोड्यूसर रहता है उसको लगता है अरे वाह यार, मार्केट में रेट बढ़ गया है, क्यों ना मैं अभी और सप्लाई करूं और प्रॉफिट कमा लूं। मैं डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सप्लाई की। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चला? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चला। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या सोचता है, भाई अभी मार्केट में रेट ज्यादा है तो मैं ज्यादा क्वांटिटी बेच सकता हूं, तो क्या करूं, मैं अभी ज्यादा सप्लाई करता हूं। जब मार्केट में रेट कम होता है तो वो क्या करता है? कम सप्लाई करता है, क्योंकि उसे पता है अभी कम रेट है, ज्यादा बेच के कोई मतलब नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। आया समझ? तो हमने पहली क्या चीज सीखी? अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस गिरती है तो सप्लाई गिर जाती है। सर क्या पॉजिटिव रिलेशन है? यस सर, पॉजिटिव रिलेशन है, ध्यान देना सर। उसके बाद अगला देखो सर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। बहुत सिंपल सर, एकदम सिंपल। आप सर ये पढ़ के आए हो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, कहां पर? डिमांड में। उसी से रिलेट करके बताता हूं सर। अगर कॉफी की प्राइस, चलो चाय ले लेते, चाय पहले ले लेते हैं, नहीं तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सर अगर टी की प्राइस अगर बढ़ गई तो कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी। सर क्यों? ध्यान दो सर, अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो हर कोई क्या चाहेगा कि भैया हम टी ही सप्लाई ज्यादा करें। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, किसके? प्रोड्यूसर, सप्लायर। डिमांड नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं बार बार, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं दोनों में।
भैया हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया अगर जिस चीज की प्राइस ज्यादा रहेगी सप्लायर उस चीज को ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो टी की प्राइस ज्यादा है तो सर वो टी की सप्लाई ज्यादा करेगा, कॉफी की सप्लाई कम कर देगा। आया समझ? एकदम सिंपल। अगला देखो सर, प्राइसेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो और सिंपल है, एकदम सिंपल, ध्यान रखना सर। अगर किसी भी चीज की कॉस्ट ज्यादा है, ध्यान दो, अगर किसी भी चीज की कॉस्ट ज्यादा है तो उसकी सप्लाई हमेशा कम होगी। सर एक एग्जांपल बहुत सिंपल सर, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, सर रेंज रोवर या जो भी होती है, रोल्स रॉयस, ये जितनी भी गाड़ियां है इनकी प्राइस ज्यादा है सर तो इनकी सप्लाई कम है। मारुति गाड़ियों की प्राइस कम है सर तो वहां पर सप्लाई ज्यादा होती है। हमेशा याद रखना, प्राइस नहीं कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट याद रखना सर। ये जितनी भी महंगी गाड़ियां इनकी कॉस्ट ज्यादा है तो इनकी सप्लाई कम है सर। इनमें बहुत कॉस्ट लगती है इसलिए इनकी सप्लाई कम होती है सर। जिन गाड़ियों में कॉस्ट कम लगती है उसकी सप्लाई ज्यादा होती है। देख लो मारुति की सप्लाई हमेशा मार्केट में ज्यादा होती है क्योंकि कॉस्ट कम है। आप यही चीज सर जैगवार, रोल्स रॉयस, ये सब देख लो सर, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए इनकी सप्लाई कम है। आया समझ? इनवर्स रिलेशन है, कॉस्ट ज्यादा है सप्लाई कम है, कॉस्ट कम है सप्लाई ज्यादा। ठीक, उसके बाद अगला देखो सर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है सर, जितनी आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है उतनी ज्यादा सप्लाई, जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है उतना कम सप्लाई। अगला देखो सर, गवर्नमेंट पॉलिसी, इससे बहुत फर्क पड़ता है सर। गवर्नमेंट अगर किसी चीज में सब्सिडी दे तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, गवर्नमेंट अगर किसी चीज में टैक्सेस लगा दे तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उससे भी फर्क पड़ता है। अगला देखो सर, नेचर ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री। सर किस टाइप का कंपटीशन है? मार्केट में एकदम नेक टू नेक कट थ्रोट कंपटीशन है, हर कोई लगा पड़ा है तो सर वहां पर सप्लाई ज्यादा होगी। सर मार्केट में अकेले आप हो, कोई और नहीं है तो वहां पर सप्लाई कम होती है। साइज ऑफ द इंडस्ट्री, अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो वहां सप्लाई ज्यादा होती है सर। अगर कोई छोटी इंडस्ट्री मतलब 1, 2 या 3 ही फर्म है तो उस केस में सप्लाई कम होती है। एकदम सिंपल। उसके बाद अगला दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन। कल पेट्रोल का रेट 5 रुपए बढ़ने वाला है तो जो सप्लायर है वो आज पेट्रोल सप्लाई नहीं करेगा, कल करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कल सप्लाई करेगा तो बड़े रेट में सप्लाई करेगा और बड़े रेट में वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। एक्सपेक्टेशन, क्या होने वाला है उसके बेसिस में भी सप्लाई में फर्क पड़ता है। अगला देखो सर, नंबर ऑफ सेलर्स। ये तो बहुत सिंपल है सर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स उतना ज्यादा सप्लाई, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स उतना ज्यादा सप्लाई, जितने कम नंबर ऑफ सेलर्स उतना कम सप्लाई। एकदम सिंपल। उसके बाद देखो सर, अदर फैक्टर्स, इनके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल या फॉरेन पॉलिसीज, गवर्नमेंट की कोई फॉरेन पॉलिसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी हो, नेचुरल फैक्टर्स, फ्लड वगैरह आ जाए, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आ जाए, इन सब चीजों, ये बहुत सारी चीजें सर जिनके कारण सप्लाई को फर्क पड़ता है। अभी तो कोविड लाइव एग्जांपल है सर, कोविड के कारण क्या हुआ था सर, कई सारी चीजों की सप्लाई बहुत कम हो गई थी। बेसिकली जो डेली नीड्स की चीजें थी उनकी सप्लाई तो बहुत कम हो गई थी सर, बहुत दिक्कतें आई थी सर कोविड के टाइम। ये तो लाइव एग्जांपल। अगला देखो सर, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये तो बहुत ही प्यारा है, बहुत सिंपल है। देखो सर एकदम सिंपल, लॉ ऑफ सप्लाई। सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? एकदम सिंपल, ध्यान देना सर। ये होता है हमारा प्राइस, ये होता है क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पर अपन क्वांटिटी डिमांडेड लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे? सप्लाई। हमने क्या सीखा सर, अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो लो भाई, अगर प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगी। एकदम सिंपल सर। ये देखो सर, क्या हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड जाता है? यस सर, पॉजिटिव रिलेशन है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है सर। प्राइस बढ़ते जाती है तो सप्लाई भी बढ़ते जाती है, याद रखना। प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। अच्छा सर, आपने डिमांड में भी एक बात सिखाई थी कि ऐसे ही तो सिखाया था, बट एक लाइन आगे भी सिखाई थी सर, अदर थिंग जो है वो कांस्टेंट रहती है सर। तो क्या इस केस में भी अदर थिंग कांस्टेंट रहेगी? यस सर। आप जितने ऊपर डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो, ये अभी जितने डिटर्मिनेंट्स या डिटरमाइंस पढ़ाया हूं मैं, ये सब के सब कांस्टेंट है एक को छोड़ के। कौन सा एक? प्राइस ऑफ द गुड्स। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ती है तभी तो सप्लाई बढ़ती है, और प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम हो जाती है। आया समझ? वेरी सिंपल। ये था लॉ ऑफ सप्लाई सर, बहुत सिंपल है। देख लो, यही तो किया हुआ है सर, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ गई। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। ये देखो, ये आपको कर्व बना के भी दिखाया, ठीक है। अब देखो सर, ध्यान देना सर, तो याद रखना सर, प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है ना। अब सर क्या ये हम टॉपिक डिमांड में भी पढ़े, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर। सर ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अगर अभी डिमांड की वीडियो नहीं देखी तो पहले डिमांड देख लो, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी सर। और ये इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, सर क्या ये हम पढ़ चुके हैं? यस सर, ये हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सर, याद करो।
पहले याद दिलाता हूँ डिमांड वाला, फिर आपको ये सप्लाई वाला याद आएगा। देखो डिमांड वाले में अपन ने क्या पढ़ा था, ये डिमांड की लाइन सर, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, ठीक है, ये और ये याद है। प्राइस लिखते थे, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड लिखते थे, एक पॉइंट होता था एक्सपांशन और एक पॉइंट होता था कॉन्ट्रैक्शन। एक होता था एक्सपांशन, एक होता था कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन कौन सा होता था सर, जहां पर डिमांड ज्यादा होती थी। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता था, डिमांड जहां कम होती थी। ये दोनों क्या क्यों रीजन से होते थे सर, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि प्राइस चेंज होती थी। देख लो प्राइस 5 से 10 हो गई, प्राइस के कारण होता था। सर क्या सप्लाई में भी सेम कंसेप्ट है, यस सर सप्लाई में भी सेम कंसेप्ट है। ये सप्लाई कर्व हमारा, इसमें दो पॉइंट होते हैं सर, ये एक पॉइंट ये दो पॉइंट। सर देखो अगर प्राइस 5 से 10 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड 10 से 15 हो गई। देख लो सर, क्या इस पे भी दो पॉइंट होंगे सर, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, यस सर। देखो सर ये वाला पॉइंट होगा एक्सपांशन, क्योंकि यहाँ सप्लाई ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्शन कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब बात ये आती है सर ये क्यों हुआ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, सर प्राइस के कारण। अरे बाप रे सर, क्या ये सेम सेम होता है, यस सर सेम सेम होता है, इसीलिए डिमांड और सप्लाई साथ साथ पढ़ना चाहिए, टाइम बहुत सेव होता है। आया समझ। अच्छा एक और पढ़े थे याद है, शिफ्ट या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो सर इसमें भी याद करो हम कैसे पढ़ते थे। अगर डिमांड का केस रहता था तो हम ये बोलते थे सर ये प्राइस है, ये हमारी डिमांड कर्व है, ये अगर इस साइड चले गई तो इंक्रीज, अगर ये इस साइड चले गई तो डिक्रीज, यही पढ़ते थे हम। सेम यही कहानी यहाँ पर है सप्लाई के साथ। पर सप्लाई में देखो सर ये सप्लाई कर्व होता है, तो सर सप्लाई इस साइड गई तो इंक्रीज, इस साइड गई तो डिक्रीज, राइटवर्ड गई तो इंक्रीज, लेफ्टवर्ड गई तो डिक्रीज। सर क्यों, अरे यार क्वांटिटी देख लो ना सर, यहाँ 5 से अगर ये 10 हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ गई ना। तो सर अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो इंक्रीज और क्वांटिटी कम हो गई तो डिक्रीज। सर क्या रीजन से, देखो सर प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं होगी। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है, प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स है डिटरमाइंस है, वो सब के सब फेवरेबल चेंज हुए तो राइटवर्ड शिफ्ट, अनफेवरेबल चेंज हुए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एकदम सिंपल, समझ आया। यही तो दिया हुआ है, ये देख लो, ये देख लो, यही तो दिया हुआ है, कुछ नया नहीं है सर, वही वही बातें। इसलिए मैं आपको एक बार पूरा बताते जा रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए डिमांड और सप्लाई। सर क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़े हुए हैं, यस सर। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है सर, सिंपल है। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड हुआ करता था, यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड आ गया, मीनिंग भी वही है, सब चीज वही है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब सर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आएगा, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर क्या इसका फॉर्मूला भी वही है, यस सर यही फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। पर डिमांड और सप्लाई में एक डिफरेंस है सर, डिमांड में यहाँ माइनस का साइन आता था, सप्लाई में ये माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि सर सप्लाई में प्राइस और सप्लाई की पॉजिटिव रिलेशन है, इसीलिए माइनस का साइन नहीं आएगा। आया समझ, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। देखो ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बहुत सिंपल है यार सर, बहुत सिंपल है। सेम तरीके से आप चाहो तो देखो क्वांटिटी का चेंज कितना है, 500 का है, ठीक है। प्राइस का चेंज कितना है सर, 100 का है, इनटू इनिशियल प्राइस कितनी है 2000, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 2500। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 सा, ठीक है, ये गया ये गया, ये आ गया 4 सा। तो सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ गया 4। इसका मतलब अगर प्राइस 1 से चेंज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड 4 से चेंज होगी। इतने सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। उसके बाद देखो सर टाइप ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, सर क्या ये डिमांड में भी पढ़ाए हो, यस सर याद करो। डिमांड में भी अपन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पढ़ते थे, वो डिमांड होता था सर। इन इलास्टिक के मतलब सर जितना भी चेंज होगा प्राइस में होगा, सप्लाई या डिमांड में नहीं होगा। सर क्या दोनों के कर्व सेम है, यस सर दोनों के कर्व सेम है, चाहो तो दोनों के कर्व सेम याद रख सकते हो, सेम नाम से, सेम चीज है, कुछ नहीं डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिवली लेस इलास्टिक, ये आपको याद होगा मैं कैसे बनाता था, ध्यान देना। रिलेटिवली लेस इलास्टिक मतलब मैंने आपको सिखाया था कि सर डिमांड के केस में अगर प्राइस का चेंज ज्यादा है, डिमांड का चेंज कम है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता था। अब यहां पर भी देखो सर, अगर प्राइस का चेंज थोड़ा सा है और सप्लाई का चेंज ज्यादा है, ये देख लो, ये हो गया ईडी लेस देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम कंसेप्ट पे चल रहे सर, देख लो, ये देख लो, लेस देन 1। अगला होगा सर देखो ईडी मोर देन 1, ये ईडी मोर देन 1 है सर। इसमें कैसे हुआ करता था, एकदम सिंपल सर, यहां पर प्राइस का चेंज, एक सेकेंड, सॉरी मैं ये वाला जो डायग्राम था ना ये गलत बता दिया था मैं, ये ईडी मोर देन 1 का है सर,
ये ईडी मोर देन वन का है, मोर देन वन मतलब यहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक वाली बात है। और सर ईडी लेस देन वन का डायग्राम ये होता है सर, सॉरी ईडी लेस देन वन का डायग्राम ये होता है सर, जहां पर प्राइस का चेंज ज्यादा होता है और डिमांड का चेंज कम होता है। वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल सर, कोई चेंज नहीं है कंसेप्ट में, कोई चेंज नहीं है। वो जो डायग्राम पहली बार बनाया था मैं, ये मोर देन वन का था सर। मोर देन वन कैसे पता चला सर? सिंपल सी बात है, देखो प्राइस 4 से 5 हो गई, क्वांटिटी 5 से 10 हो गई, तो सर मोर देन वन, क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वाला जो मैं बनाया था वो लेस देन वन था सर। लेस देन वन कैसे पता चला? प्राइस 5 से 10 हो गई, क्वांटिटी सिर्फ 7 से 8 ही हुई, तो उस केस में सर लेस देन वन है, प्राइस का चेंज ज्यादा है, सप्लाई का चेंज कम है। आया समझ? एकदम सिंपल। उसके बाद देखो सर, ये वही डायग्राम ये हुआ है, यूनिट्री इक्वल टू वन। सर क्या ईडी में भी इक्वल टू वन होता था? यस सर, वही सेम बात है, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। परफेक्टली इलास्टिक सर याद है यहाँ पर अपन क्या पढ़ते थे? ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या ईएस भी सेम होगा? यस सर, ईएस भी सेम होगा। सर तो इसका डायग्राम क्या ऐसे ही बनने वाला है? यस सर, इसका भी डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगा, देखो सेम है, बता रहा हूं मैं आपको, इसीलिए बोल रहा हूं सर डिमांड के साथ साथ सप्लाई पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। देखो सर उसके बाद ये, अच्छा याद है एक वो सप्लाई डिमांड में अपन एक पढ़ते थे पॉइंट इलास्टिसिटी, जिसमें पॉइंट्स पढ़ते थे ऐसे, ये होता था इनफाइनाइट, छत, आसमान, ये वही चीज है सर, वही चीज आपको बताया सर। ऊपर लेस देन वन है, नीचे मोर देन वन है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो अपन पढ़ के आए सेम कंसेप्ट है, सेम सेम। मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बार बार बता रहा हूं क्योंकि प्लीज डिमांड पहले पढ़ना ताकि सप्लाई में दिक्कत ना आए। मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, देखो सर मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, देखो ये फॉर्मूला, इसमें माइनस का साइन क्यों नहीं है? क्योंकि सर प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, कोई माइनस का साइन आ ही नहीं सकता सर। क्यों आएगा माइनस का साइन? मैं जरूर इन स्टूडेंट को बोलूंगा ये क्वेश्चन एक बार जरूर एग्जाम में देख के जाना, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आस्क्ड है, फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन प्लीज आप लोग एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड है। कई बार स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं और फिर बाद में दिक्कत आती है, और आ जाता है सर ये क्वेश्चन, विश्वास रखो आ जाता है। सर क्या आर्क इलास्टिसिटी जो आपने डिमांड में पढ़ाया था सप्लाई में भी वही कंसेप्ट होता है? यस सर, ये देखो ये मेरा सप्लाई कर, ये मेरे सप्लाई कर के 2 पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट के जो बीच का गैप है इसको अपन आर्क बोलेंगे, आर्क इलास्टिसिटी। सर क्या फॉर्मूला वही है? ये देखो सर फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला भी वही है सर। वहां पर डिफरेंस ही होता था, ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता था डिमांड के केस में, सप्लाई के केस में पहले ऊपर माइनस है, सिंपल है सर। बाकी वही है, क्वांटिटी और प्राइस कोई डिफरेंस नहीं आया, बट इसको ध्यान देना है, आर्क इलास्टिसिटी, ठीक। उसके बाद देखो सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी पढ़े हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यस सर, सप्लाई के भी है, पर इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वहां पर क्या होता है, पॉइंट के बेसिस में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत या डाउट नहीं आते, यहाँ पर पॉइंट थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है, हेडिंग नहीं दी हुई है पॉइंट की, तो यहाँ पर डाउट और कंफ्यूजन आता है। देखो सर पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेज सब्सटैंशियल इंक्रीज इन कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करने से अगर कॉस्ट बढ़ गई, और कॉस्ट बढ़ गई तो सर हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमने सीख के आया ना सर, कॉस्ट बढ़ी तो सप्लाई कम होती है, तो उस केस में सर क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी को क्या होगा, प्लीज थोड़ा ध्यान देना। इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेज सब्सटैंशियल इंक्रीज इन कॉस्ट, प्रोड्यूसर विल हैव लेस इंसेंटिव टू इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड। अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई तो उसे लग रहा है यार इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, तो वो सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस, देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वुड बी लेस। ये देख लो सर, ध्यान रखना, तो जिसकी कॉस्ट ज्यादा है वो इन इलास्टिक है। याद है ये 2 वर्ड सिखाया था, इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड में। इलास्टिक मतलब जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत चेंज आता है, या तो बहुत कम हो जाती है बहुत ज्यादा। इन इलास्टिक मतलब जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है, या सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आएगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा इन इलास्टिक में। तो सर यहां पर क्या हो रहा है, अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो सप्लाई हमारी इन इलास्टिक। याद रखना सर, शॉर्ट में लिख के रख लो, कॉस्ट बढ़ी सप्लाई इन इलास्टिक, ये एग्जाम में बहुत काम आता है सर शॉर्ट पे। अगला देखो सर, अगर कोई चीज लंबे पीरियड तक मार्केट में आ सकती है, आप लंबे पीरियड तक मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, तो उसकी सप्लाई हमेशा इलास्टिक होगी। क्यों सर? लॉन्ग पीरियड में मशीन बनाना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना, लेबर बढ़ाना सब पॉसिबल है, तो लॉन्ग पीरियड में हम जितना चाहे सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो वो वही बोल रहे हैं, जितना लंबा पीरियड उतनी ज्यादा सप्लाई हो सकती है। अगला देखो सर, सप्लाई इज मोर इलास्टिक व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। बट ऑब्वियसली बात है सर, जितने ज्यादा प्रोड्यूसर उतनी ज्यादा सप्लाई, जितने कम प्रोड्यूसर उतनी कम सप्लाई। ध्यान रखना सर, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। अगला देखो सर,
सप्लाई विल बी इलास्टिक इफ द फर्म आर नॉट वर्किंग टू फुल कैपेसिटी। समझो सर, मेरी प्लांट की कैपेसिटी है 100 यूनिट बनाने की, मैं सिर्फ कितना बना रहा हूं 50 यूनिट, तो क्या मैं 50 और बना सकता हूं? यस, मैं 50 और बना सकता हूं। तो ये 50 जो मैं एक्स्ट्रा बना सकता हूं, जिसके कारण सर क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इलास्टिक। तो सिंपल ये याद रखना सर, अगर हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी बची है तो सप्लाई इलास्टिक, अगर कैपेसिटी नहीं बची है तो इनइलास्टिक, क्योंकि उस टाइम आप चाह के भी सप्लाई बढ़ा नहीं पाओगे अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं बची है तो। अगला देखो सर, इफ द की रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स आर इजिली एंड चीपली अवेलेबल। लो भाई, अगर आपको रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है, चीप है, सस्ता है, जब चाहे तब ले सकते हैं, तो सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक, क्योंकि जब मन होगा हम रॉ मटेरियल लेंगे, गुड्स बना लेंगे। पर ऐसा रॉ मटेरियल है जो महंगा है, जो हमेशा नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या होगी, इनइलास्टिक। अगला देखो, इफ द फर्म हैज एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स, दे आर एबल टू। देखो सर, अगर आपके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, फिनिश्ड गुड्स सब चीजें, तो मार्केट में जितनी भी प्राइस बढ़ जाए आप सप्लाई बढ़ा सकते हो। पर अगर मान लो आपके पास रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स वगैरह नहीं है, तो प्राइस भले ही बढ़ जाए बट सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे, तो उस केस में क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। कंपोनेंट्स है तो इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। अगला देखो सर, the ease with which factor substitution can be made and the cost of such factor substitution also determine the price elasticity। सर एकदम सिंपल सी बात है, कोई भी गुड्स को बनाने के लिए जो हमें फैक्टर चाहिए, क्या उस फैक्टर को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? अगर हम उस फैक्टर को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो इलास्टिक, अगर उस फैक्टर को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते तो इनइलास्टिक। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें वही रखना पड़ेगा। अगर हम चेंज कर सकते हैं तो इलास्टिक, नहीं चेंज कर सकते तो इनइलास्टिक। अगला देखो सर, इफ बोथ लेबर एंड कैपिटल आर ऑक्यूपेशनली मोबाइल, मतलब हम जब चाहे अपने कैपिटल और लेबर को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो सर सिंपल सी बात है इलास्टिक, और शिफ्ट नहीं कर सकते तो इनइलास्टिक। सर शिफ्ट कर सकते हैं, इसका फायदा क्या होगा, हम जब भी जहां पर भी डिमांड होगी वहां पर जाके क्या कर लेंगे, शिफ्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे। भले वहां पर प्राइस बढ़ गई ना, वहां जाएंगे, वहां जाके ज्यादा सप्लाई कर लेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं शिफ्ट हो सकता है तो इलास्टिक, नहीं हो सकता तो इनइलास्टिक। मेरे साथ साथ जो मैं ये बोल रहा हूँ उसके नोट्स लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम टाइम में यही क्लिक करेगा, शॉर्ट में पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यूज है सर, रटना थोड़ी के अंदर। अगला देखो सर, एक्सपेक्टेशन, ये तो मैंने आपको बताया सर। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द इलास्टिसिटी। एक्सपेक्टेशन ऑफ सब्सटेंशियल राइज इन प्राइस, अगर राइज इन प्राइस है तो इन फ्यूचर विल मेक द सेलर रिस्पॉन्ड लेस टू द करंट प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो अभी सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी, फ्यूचर में इलास्टिक, फ्यूचर में हम ज्यादा सप्लाई करेंगे। आया समझ? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसके बाद ये एक और टॉपिक है सर, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। इसको मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाता हूँ, बड़ा अच्छे से समझ आएगा सर, बहुत अच्छे से। आप मेरी तरफ एकदम अच्छे से ध्यान देना, बहुत इजी है। डायग्राम से ही पूरा समझ आ जाएगा। सर ये हमारी डिमांड की लाइन है, सर ये हमारी सप्लाई की लाइन है। जहां दोनों मिल गए वहां प्रेम प्यार, तो वहां पर क्या होता है सर, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वहां क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ध्यान दो सर, वहां क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सिंपल है सर, ये हमारी डिमांड, ये डिमांड और सप्लाई की लाइन, यहां से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है, यहां से हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड होती है। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां तक क्लियर सबको? अब मान लो, ध्यान से देखना सर, अगर ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ध्यान देना मेरे तरफ, एकदम ध्यान देना, ठीक है? तो ये समझ आएगा सर, बहुत इजी समझ आएगा। सर यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, ए और बी। तो सर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहां ऊपर वाले पोर्शन में अगर आप ध्यान दो तो सर सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई है। सर ये एक्सेस सप्लाई क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है सर, सिंपल सा लॉजिक है। आप देखो ए पॉइंट कहां पर है, डिमांड वाले पॉइंट पे। तो सर हमारी डिमांड कितनी है, 5 क्वांटिटी की। सर सप्लाई कितनी हो रही है, 10 क्वांटिटी की। तो यहां पर ऊपर वाले पोर्शन में क्या है, एक्सेस सप्लाई। स्टूडेंट गलती कहां करते हैं पता है, वो इस चीज को दिमाग में सोचना चालू कर देते हैं। डायग्राम से बनाओ, एकदम तुरंत क्लियर होगा। अगला देख लो सर, अगला भी आपको समझ आ जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। सर ये वाले पॉइंट पे देखो, सिंपल सी बात है, ये सी ले लो, ये पॉइंट डी ले लो। तो सर यहां पर क्या होगा, एक्सेस डिमांड, यहां पर हो जाएगा एक्सेस डिमांड। सर एक्सेस डिमांड कैसे हुआ, वेरी सिंपल सर। देखो डिमांड 10 क्वांटिटी की है, सप्लाई सिर्फ 5 क्वांटिटी की है, क्योंकि ये सप्लाई में ना सी वाला पॉइंट, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो एक्सेस डिमांड। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आया समझ? एक और डायग्राम बचा है, अब ध्यान देना, एक और कंसेप्ट है तो वो खत्म ही हो जाएगा सर। ये देखो, ये डिमांड की लाइन, ये हमारी सप्लाई की लाइन, ठीक है? जहां दोनों मिल गए वहां प्रेम प्यार, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? ये देखो, यहां से हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड, यहां से हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड, यहां तक कोई डाउट नहीं है।
अब ध्यान देना सर, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, अब ध्यान देना सर, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर क्या होता है, यहां पर सप्लाई कम है। देखो सर मैं आपको ये चीज समझाता हूं, नहीं तो कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कहां से ला रहे हो। ये देखो सर, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहां पर क्या है, सप्लाई ज्यादा है। अपन अभी पढ़े ना ऊपर एक्सेस सप्लाई। अब सप्लाई ज्यादा होती है किसी भी चीज की तो होता ये है, मार्केट में जिस कस्टमर को जितना चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। क्यों, सप्लाई ज्यादा है। नीचे में क्या होता है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर का सरप्लस है। क्यों, प्रोड्यूसर को पता है सर सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो वो जितना ज्यादा रेट करके बेचना चाहे उतने ज्यादा रेट करके बेच सकता है। एकदम सिंपल, ये एक लौता कंसेप्ट और बचा था जो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड सोशल इफिशिएंसी को डिनोट करता था। बाकी कुछ नहीं है, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया सप्लाई का। कोई भी डाउट है सप्लाई वाले टॉपिक पे, कोई चीज नहीं समझ आए तो बिंदास पूछ लेना। बहुत सिंपल है, फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि कोई भी आगे वीडियो स्किप ना हो और कोई भी कंसेप्ट आपके मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ पढ़ो और इकोनॉमिक्स और बीसी के पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो डाउट रहेगा तो पूछ लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।